सो गाइज आइए देखते हैं आज अपनी जो हमारी इंडियन पॉलिटी माइंड मैप सीरीज चली हुई है इसका आज हम चैप्टर नंबर 16 करते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस। सो गाइज आई होप आपने अभी तक की जो हमारी 15 वीडियो आई है ये आपने देख ली होगी। यदि आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन से उनको चेकआउट कर सकते हो। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 16 इमरजेंसी प्रोविजंस को। सो गाइज आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ये चैप्टर है इमरजेंसी प्रोविजंस, ये दिए गए हैं आपका आर्टिकल नंबर 352 टू 360, यानी कि अनुच्छेद 352 से लेकर अनुच्छेद 360 तक इसके डिटेल्स दिए गए हैं। जो हमारा ये चैप्टर है ये भाग 18 के अंदर दिए गए हैं, यानी कि पार्ट 18 के अंदर दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अंदर क्या दिया गया है। ये क्या इसके अंदर क्या बताया गया है कि ये जो सामान्य से असामान्य स्थितियाँ हो जाती है उस स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं हम आपातकाल के दौरान क्या हो सकता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान क्या होता है, जैसे कि आपका केंद्र सरकार सर्वशक्तिमान हो जाती है, यानी कि जो सभी डिसीजंस जो होते हैं वो केंद्र सरकार के ही लागू होते हैं और सभी राज्यों में भी केंद्र सरकार का पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, ये जो व्यवस्था ली गई है संघीय व्यवस्था के तौर पर एकात्मक प्रणाली के रूप में यूज़ की जाती है। ये जो प्रोविजंस हैं ये 3 प्रकार के दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 राज्य आपातकाल और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। अब इसके अंदर क्या दिया था, ये पूर्व में घोषित क्या होता है, ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह का प्रयोग किया जाता है। लेकिन 38वें संविधान संशोधन के आधार पर 1975 में ये घोषणा की गई कि इसको हम युद्ध, आक्रमण और विद्रोह के रूप में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या हुआ, इसको ये पूरे देश में कहीं भी लागू हो सकता है, पूरे भारत के लिए लागू हो सकता है। इसके अंदर ये बताया गया कि ये 42वें संविधान संशोधन के अंदर बताया गया। इसके अंदर एक जो आंतरिक गड़बड़ी का वर्ड होता था उसको हमने क्या किया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हमने सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, जो यानी कि वर्ड दिया गया है ये आपका 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। ये क्या होता है, ये रिटन फॉर्म में दिया जाता है, कैबिनेट के द्वारा रिकमेंड किया जाता है राष्ट्रपति जी को और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, आपका प्रोक्लेम कर देते हैं इमरजेंसी को। ठीक है, जो हमारी जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, ये भी बताया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। और इसके अंदर जो केस हुआ था ये हुआ था मनेरवा मिल केस हुआ था, इसके अंदर बताया गया है। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं जो अनुमोदन होता है वो किस तरह से होता है। इसके अंदर भी कुछ केसेस आते हैं, जैसे कि क्या होता है, इसको 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है संसद के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्या था, 2 माह था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको 1 माह कर दिया गया था। इसके लिए केस आते हैं 3 केसेस के अंदर हम देखेंगे कि कैसे कैसे अनुमोदित होता है। ठीक है, केस नंबर 1 के अंदर यानी केस नंबर 1 के अंदर बताया गया कि आपातकाल की घोषणा। ठीक है, आपातकाल की घोषणा होने से 1 महीने पहले यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक से 30 दिन तक ये अनुमोदित हो जाना चाहिए और इस बीच राज्यसभा में अनुमोदित हो सकता है। ठीक है, इसके बाद बताया गया है कि केस नंबर 2 के अंदर यदि दोनों सदन से अनुमोदन हो जाता है, दोनों सदनों में अनुमोदन हो जाता है तो 6 माह से लेकर इसको अंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। ओरिजिनली ये क्या बताया गया था कि जो स्टार्टिंग में था इसको ये मंत्रिमंडल की इच्छा के अनुसार इसको बताया गया था, लेकिन बाद में इसको अनुमोदित कर दिया गया। ठीक है, इस पर क्या कर दिया, ये एक बार संसद द्वारा अनुमोदित कर दिया जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम फिर ये
6 महीने तक ही हो सकते थे। ठीक है, तीसरा केस आएगा आपका, थर्ड केस के अंदर बताया गया है कि यदि लोकसभा विघटित हो जाती है तो 6 माह की अवधि के दौरान बिना अनुमति के अनुमोदन के इसके आपातकाल को जारी रखने का जो प्रोक्लेमेशन किया जा सकता है। लोकसभा के पुनर्गठन होने के बाद इसको 30 दिन तक जारी, यानी कि जो पहली बैठक है उसके अंदर इसको अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। ठीक है, उद्घोषणा के से जुड़े जो इसकी उद्घोषणा से जुड़े जितने भी प्रस्ताव होंगे, यानी कि इमरजेंसी से जुड़े जितने भी प्रस्ताव होंगे, उनको संसद में आपको विशेष बहुमत से पास कराना होगा। ठीक है, इससे पहले जो था ये सामान्य बहुमत से होता था। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से क्या बोल देगा, आपको विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आपका जो राष्ट्रपति शासन होता है इसके अंतर्गत क्या बताया गया है। राष्ट्रपति शासन यानी कि जो सिंपल इमरजेंसी होती है, स्टेट इमरजेंसी जो इसको बोलते हैं हम, ये बताया गया आपका आर्टिकल 356 के अंदर, यानी कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बताया गया है। इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि केंद्र सरकार केंद्र पर दायित्व का प्रस्ताव करता है कि राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलती है, तो इस दौरान क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर इसको लागू कर देते हैं, जिसको आप स्टेट इमरजेंसी भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका अनुमोदन करने के लिए क्या होता है, इसका भी संसद में अनुमोदन होना चाहिए। जैसे कि ये 2 माह के भीतर अनुमोदित किया जा सकता है, या फिर यदि लोकसभा विघटित रहती हो तो लोकसभा बनने के बाद जब वो बैठ जाएगी तो उसके 3 महीने 30 दिनों के अंदर पहली बैठक के बाद इसको करना होगा। ठीक है, राज्यसभा से इसकी यहाँ पर क्या होता है, राज्यसभा इसको अनुमोदित कर सकती है। ठीक है, एक बार मंजूरी मिलने के बाद इसको हम 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, विद रिपीटेड अप्रूवल यानी कि इसको हम आगे 3 महीने तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके संबंध में जितने भी कोई प्रावधान आएंगे वो भी आपके सामान्य बहुमत से पास होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति किसी भी समय इसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, इसकी उद्घोषणा हेतु संसद में किसी भी संसद की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जब राज्य की विधानमंडल स्थगित होती है यानी कि विघटित हो जाती है, तब क्या होता है, इसका दौरान क्या होता है कि संसद क्या होता है, राज्य सूची पर जो कानून बनाता है वो संसद बनाने लग जाता है। जब लोकसभा सत्र में न हो तो SCFI से व्यय की अनुमति नहीं होती। ठीक है, जब संसद का सत्रावन हो तो राष्ट्रपति राज्य के लिए अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, ये SCFI का मतलब होता है स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उसको बताया गया है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा, अब इसके लिए न्यायिक समीक्षा होगी या फिर नहीं होगी उसके लिए क्या बताया गया है, इसके लिए जो बताया गया है आपका बम्बई मामले में बताया गया है कि ये न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के अंदर बताया गया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता इसका मूल सिद्धांत होगा। और 356 का प्रयोग बाद में बताया गया है कि 356 का जो प्रयोग होगा वो राजनीतिक यंत्र के रूप में नहीं होना चाहिए, यदा कदा ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम वित्तीय आपातकाल, यानी कि जो हमारा सेकंड इमरजेंसी था ये था आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसको हम किस टाइप से लगा सकते हैं, जैसे कि आपका एक सेकंड, ये आएगा आपका अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360। इसके अंदर बताया गया कि जो 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा क्या बताया गया कि राष्ट्रपति संतुष्ट प्रतिरक्षा बनाया किसी भी न्यायालय में ये प्रश्न योग्य नहीं है। 44वें संविधान संशोधन के अंदर बताया गया कि आप किसी भी जो न्यायालय में इसके आप अगेंस्ट नहीं जा सकते। ठीक है, राष्ट्रपति की संतुष्टि न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। ठीक है, अनुमोदन के लिए इसका अनुमोदन कैसे होगा, जो वित्तीय आपातकाल होगा इसका अनुमोदन किस प्रकार होगा, यहाँ पर बताया गया कि समय अवधि 2 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यदि लोकसभा 2 माह में अनुमोदन के अनुमोदित करे
विघटित होने के बाद, यानी कि तो लोकसभा की प्रथम बैठक के 30 दिन के भीतर हो जाना चाहिए। यानी कि लोकसभा को जो इसका अनुमोदित होने से पहले ही विघटित हो जाती है, तो लोकसभा की जब भी पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। इस अवधि में राज्यसभा की मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी, यदि ये दोनों ही सदनों से मंजूरी मिल जाती है, दोनों सदनों से मंजूरी प्राप्त, यानी कि मैक्सिमम इसकी सीमा कोई निर्धारित नहीं है, संसद की पुनः मंजूरी आवश्यकता नहीं होती यहाँ पर। ठीक है। इसके अंदर इसके अनुमोदन के लिए आपको कुछ चेंजेस लाने होंगे, तो आपको सामान्य बहुमत की जरूरत होगी और राष्ट्रपति इसको कभी भी हटा सकते हैं। ठीक है। आएंगे वित्तीय आपातकाल के जो प्रभाव होंगे वो क्या पड़ सकते हैं। ठीक है। राज्य के सभी वित्तीय मामलों में केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। ठीक है। वेतन में कटौती की जा सकती है। राज्य की सेवा में लगे लोग सभी वित्तीय विधेयक व धन विधेयक। ठीक है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित एससी के न्यायाधीश सभी व्यक्तियों के वेतन और भत्ते। ठीक है। इनके लिए जो वेतन भत्ते होंगे ये सब तो चलते रहेंगे, बाकी के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर थोड़े बहुत कटौती कर दी जाती है। ठीक है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत बताया गया है कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। लोकसभा इसके निरसन के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। ठीक है। इनको निरस्त करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। अनुच्छेद 356 के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान दिया नहीं गया है। इसे राष्ट्रपति द्वारा केवल अपने दम पर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है। राष्ट्रपति जब चाहे उसको निरस्त कर सकते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 358 के अंदर क्या बताया गया था, 358 आर्टिकल 358 के अंदर बताया गया था कि केवल आर्टिकल 19 स्वतः शुरू होगा, यानी केवल बाहरी आपातकाल में, आंतरिक आपातकाल में नहीं होगा। ठीक है। आर्टिकल 19 पूरे समय लागू रहेगा कंप्लीटली। ठीक है। किसी भी कानून या कार्यकारी कार्यवाही को मौलिक अधिकारों के लिए असंगत बनाने के लिए राज्य को सक्षम या फिर सशक्त बना सकता है। यानी कि जो आर्टिकल होगा ये राज्य को सशक्त बना सकता है किसी भी कार्यवाही या फिर समीक्षा के लिए। ठीक है। आगे बताया गया अनुच्छेद 358 व 359 के बीच में अंतर क्या बताया गया है कि 359 के अंतर्गत क्या होगा वो यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है, 359 उन सभी मूल अधिकारों से संबंधित है जिनका राष्ट्रपति के आदेश द्वारा निलंबन हो सकता है। ठीक है। जैसे कि बाहरी तथा आंतरिक दोनों आपातकाल में लागू होता है। जैसे कि विशेष अवधि, संपूर्ण आपातकाल या अल्पावधि के लिए निलंबन किया जा सकता है, और ये प्रावधान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं है। आर्टिकल 20 और 21 को कोई प्रभाव नहीं डालेंगे हैं। ठीक है। तो गाइज ये था हमारा जो इमरजेंसी प्रोविजंस का चैप्टर था। ये हमारा जो छोटा सा चैप्टर था, इसके अंदर हमने 3 टाइप की इमरजेंसी को रीड किया है। ठीक है। ये आपकी आगे स्टेट, एक आगे नेशनल, एक होगी आपकी फाइनेंशियल। ठीक है। वित्तीय आपातकाल, बाहर एक राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है। और दूसरी, ठीक है। तो ये 3 हमने आपातकाल देखे हैं यहाँ पर, किस प्रकार की हमारे जो नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय इमरजेंसी और वित्तीय आपातकाल को लगाया जाता है, किस प्रकार से आपातकाल के दौरान जो अनुमोदन होता है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपकमिंग पार्ट के लिए कनेक्ट रहिए हमसे। जल्द ही इसका सेकंड पार्ट भी आप, नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा प्रेसिडेंट होगा वो अपलोड किया जाएगा। तो स्टे ट्यून विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।